आज हम लोगों का अभ्यास बैच शुरू किया गया है। अब ये अभ्यास बैच क्या है, ये बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स और बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए चालू किया गया ताकि उनका आंसर राइटिंग और अच्छा लिख सके, मतलब और अच्छा आंसर लिख सके, इसीलिए ये शुरू किया गया। एक तो ये एग्जाम में बहुत, देखिए ये शुरू करने से क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं, एग्जाम जो होगा बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 का एग्जाम में, साथ में ही जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा, चाहे बीपीएससी देना होगा चाहे यूपीएससी देना होगा, तो उसमें मेंस में आंसर राइटिंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करके और वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो सकता है। इसीलिए ये अभ्यास बैच चालू किया गया। और इस अभ्यास बैच में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सामने कॉपी हम आपके चेक करेंगे। जो बच्चा द्वारा भेजा गया कॉपी है उसको क्या करेंगे, हम सामने चेक करेंगे, सामने क्या क्या समस्या है, क्या क्या और सुधार की ज़रूरत है। और इसके तहत अभ्यास बैच के तहत क्या किया गया है, बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 दोनों का जो मॉडल सेट है चैप्टर 3 का, आपको पता है कि चैप्टर कंप्लीट होते ही हम मॉडल सेट दे देते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर का हम मॉडल सेट क्या करते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीए पार्ट 1 का चैप्टर 3 का मॉडल सेट और बीए पार्ट 2 का चैप्टर 3 दोनों का मॉडल सेट दे दिया गया है। और बीए पार्ट 1 के जो पहले 3 बच्चे आंसर भेजेंगे और बीए पार्ट 2 के भी पहले 3 बच्चे आंसर भेजेंगे, उनका आंसर हम सामने चेक करके और आप लोगों को बताएंगे कि हाँ क्या क्या समस्या है। देखिए जैसे पहला बच्चा ने भेजा है आंसर टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको चेक करके हम अभी बताएंगे क्या क्या समस्या है और क्या क्या और इम्प्रूव हो सकते हैं। इससे फ़ायदा जो नए बच्चे आंसर राइटिंग करने वाले होंगे, नए बच्चे होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा और जिसका आंसर है उसको भी देखकर थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मॉडल सेट देख लीजिए। देखिए ये सही से अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छा से दिखाई देगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा से डाला गया है। तो इसको देख सकते हैं, यही है मॉडल सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया और 1 का ई तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या समस्या। देखिए पहला गलती यहाँ पर क्या है, पहला गलती समझिए। यहाँ पर देखिए मॉडल सेट में क्या दिया गया, आपका क्वेश्चन भी ऐसे मिलेगा। पहला का ABCD यानी पहला नंबर का यहाँ पर है। देखिए तो पहला नंबर का यहाँ पर है, पहला का यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है ना, वहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, पहला का ABCDE तक है। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या है, यहाँ पर 1 नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 नंबर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 1 नंबर होना चाहिए था पहला का, और उसके बाद ABCD, ठीक है। ये तो यहाँ पर 1 नंबर, यही गलती है कि 1 नंबर यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि पहला का ही है ना ABCD। अब देखिए आप नॉर्मली यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखा गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे न भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्या लिखना होता है, पहला नंबर लिख देना, ये बहुत अच्छा लिखा गया, ये भी फॉर्मेट बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। यहाँ पर मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखकर आंसर। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता, क्या करते हैं, पहला लिखकर और पहला का A नंबर है और A नंबर का लिखते हैं आंसर लिखकर, और आपका पहला का आंसर सही है, 1 नंबर है, 1 नंबर लिखकर और पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल लिख देते हैं। फिर बी नंबर का ऐसे आंसर लिखकर ऐसे लिखकर, और फिर बी नंबर का कौन सा है, फिर बी नंबर का भी 1 है, 9 पाषाण काल, ऐसे लिखते हैं। फिर सी नंबर का आंसर ऐसे लिखकर, और फिर सी नंबर का पहला दूसरा तीसरा जो भी है उसको आंसर ऐसे लिख देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 नंबर यहाँ पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 1 नंबर। तो इस बच्चे द्वारा 1 नंबर यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो 1 नंबर होना चाहिए था, 1 नंबर का ABC। बाकी इनका सभी आंसर सही है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सही लिखा गया है, लिखावट भी बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी ऐसे ही आंसर लिखिएगा। ऐसे के मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखिएगा, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट अच्छा है क्योंकि ये समय कम लगता है इसमें ना, और एग्जामिनर को भी चेक करने में समस्या हो जाएगा। ऐसे अभी मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सही है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम में 2 नहीं होता है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको इंट्रोडक्शन लिखे रहता है कि 4 या 5 क्वेश्चन लिखना होता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, ये तो क्योंकि चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं ना, ये चैप्टर जब फुल लेंथ होगा ना, जब फुल ये जैसे ही ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जो फुल लेंथ हम देंगे ये मॉडल सेट, तो उसमें सब क्वेश्चन रहेगा।
तो ये दूसरा और तीसरा दो गो क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पाषाण काल में मनुष्य के जीवन को रेखांकित कीजिए। यानी पाषाण काल, क्योंकि चैप्टर 3 पाषाण काल था, तो मनुष्य के जीवन को रेखांकित करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आंसर लिखते समय इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और उसके बाद मध्य भाग लिखते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, यानी कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो ये बाद में लिखा गया, तो सही है। देखिए अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा गया जो कि बहुत अच्छा है और लिखावट भी बहुत अच्छा है। जिनका भी लिखावट थोड़ा खराब है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखावट अच्छा करने के लिए 2-3 तरीका बताए थे। एक तो आप थोड़ा सा बड़ा लिखिए, क्या कीजिए थोड़ा सा बड़ा लिखिए, और शब्दों के बीच की दूरी। लेकिन इनका आंसर इनका जो लिखावट है वो सही है, तो इनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा लिखने की ज़रूरत है। इनका लिखावट का जो साइज है वो बहुत अच्छा है, और साथ में ही लिखावट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, ध्यान समझिएगा। मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआती दौर पाषाण काल था। तो अच्छा लिखा गया है। इस काल में मनुष्य का विकास तेजी से हुआ। कई महत्वपूर्ण खोज हुए, जैसे आग पहिया। मनुष्य ने इसी काल में शिकार, कृषि तथा पशुपालन सीखा। पाषाण काल में मनुष्य के उपयोग के लिए सारी वस्तुएं पत्थर की थी, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए ये पाषाण काल का ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा देखिए, ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये परिभाषा कहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था। ये परिभाषा यहाँ पर होना चाहिए था, ध्यान समझिएगा। ये परिभाषा यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा गया है ना, मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआती दौर पाषाण काल था। इसके बाद ये परिभाषा होना चाहिए था। इसके बाद क्या होना चाहिए था, परिभाषा। पाषाण काल में मनुष्य के उपयोग के लिए सारी वस्तुएं पत्थर की थी, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। जैसे हथियार पत्थर का, आग जलाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता। साथ में वो जिस गुफा में रहते थे वो भी क्या था, पत्थरों का था। तो ये यहाँ पर इसके बाद ठीक लिखा जाता है। उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन जैसे लिखे हैं वैसे ही सब सही है, बाकी सही है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ये भी इनका सही लिखा हुआ है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सही है, बहुत अच्छा लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 नंबर में पूरा पाषाण काल के बारे में, क्योंकि पाषाण काल के बारे में उनके जीवन को रेखांकित करना है, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में लिखेंगे कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य क्या क्या करते थे। तो पूरा पाषाण काल लिखकर अंडरलाइन डैश, बहुत अच्छा लिखा गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यह काल मनुष्य के विकास का शुरुआती दौर था। मनुष्य के विकास का क्या था, शुरुआती दौर था। यह पाषाण काल का सबसे लंबा समय था। ये पाषाण काल का क्या था, पाषाण काल का सबसे लंबा समय, पाषाण काल का सबसे लंबा समय था, क्योंकि ये बहुत दिनों तक था, प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और मनुष्य इस काल में मनुष्य शिकार करना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक बहुत अच्छा लिखा गया है। शिकार करना सीखा, और इस काल में मनुष्य ने आग जलाना भी सीखा। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य द्वारा जब शिकार करना इस काल में मनुष्य क्या थे, शिकारी थे, यानी पूरा पाषाण काल में शिकारी थे। ये बहुत अच्छा लिखा गया, यहाँ तक बहुत अच्छा लिखा गया इनका, ये सब बहुत अच्छा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में इधर लिखा गया है, ये भी बहुत अच्छा है। मध्य पाषाण काल के बारे में ये सब अच्छा लिखा गया, मध्य पाषाण काल के बारे में। इसके बाद क्या होना चाहिए था, एक मैप होना चाहिए था, जो इन्होंने मैप नहीं यहाँ पर बनाया है। इसके बाद मैप होना चाहिए था। मैप से थोड़ा जगह भरता है, और दूसरी बात कि जो एग्जामिनर होता है उसको भी ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा को मैप के बारे में भी थोड़ा जानकारी है। अब आप कहेंगे कि मैप में हमें जगह नहीं याद है तो क्या करेंगे, देखिए ये पाषाण काल के बारे में एक दो जगह के बारे में याद है ना, जैसे भीमबेटका तो याद होगा, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, ये आपको याद होगा, या सिंहभूम जो कि यहाँ पर ये झारखंड में, ये भी याद होगा। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में, ये भी याद होगा। तो क्या करना है, आपको नॉर्मल सा एक मैप बना देना है। अब मैप में सबसे पहले आपको क्या बोले हैं दर्शाने के लिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका। तो आपको ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वहीं पर होना चाहिए, मध्य प्रदेश कहाँ पर बीच में आता है ना, तो यहाँ पर लिखकर और इसको क्या लिख देना है, भीमबेटका। और यहाँ से शैल चित्र मिले हुए तो लिख देना है कोष्ठ में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका हो गया। ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर लिख देना
बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। उसके बाद अगर झारखंड वाला ये दिखाना है तो यहाँ पर झारखंड लिख कर और सिंहभूम लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए, बस एक मैप बना देने से थोड़ा जगह भर जाता है। तो इनका सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, मैप बस नहीं है। तो ये मैप बना देने से और भी क्या हो जाएगा, मैप बना देने से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नवपाषाण काल के बारे में इन्होंने लिखा है। आप इनको ये पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ये भेजा गया है तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा गया है नवपाषाण काल के बारे में। अब जैसे में यहाँ पर आप लिख रहे हैं तो ये भी सही है, बहुत अच्छा है, ये जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है। या जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिख कर, जैसे और ऐसे करके, और ये जैसे लिख रहे हैं ये एक नंबर में जो आप लिखना है जैसे में, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके आप डायग्राम बनाकर भी जैसे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम में देखिए इन्होंने जो लिखा हुआ है, ये निष्कर्ष जो लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा है। निष्कर्ष जो लिखा गया अंतिम में, जो देखिए निष्कर्ष आपका अच्छा होना चाहिए इंट्रोडक्शन के साथ साथ निष्कर्ष, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कोई किसी ने कॉपी ऐसे चेक किया तो यहीं पर ना नंबर देगा, अब अंतिम में निष्कर्ष देखकर ही नंबर दिया जाता है। निष्कर्ष देख लिया हम तब ना यहीं पर अब नंबर बैठाया जाता है कितने नंबर देना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपने जो लिखा वो लिखा, अंतिम में खराब कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है इनका निष्कर्ष वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और जो नए बच्चे होंगे वो इस आंसर को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे कैसे आंसर लिखा जाए। अब ऐसे भी जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाते हैं उसमें तो हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे आंसर आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, नवपाषाण युग के मनुष्यों के जीवन पर प्रकाश डालें। नवपाषाण काल के बारे में लिखना है, इसमें थोड़ा कम है नवपाषाण काल के बारे में, लेकिन इसको भी अधिक में लिखना है। कैसे, ये नवपाषाण काल के बारे में इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, नवपाषाण काल के बारे में इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा और भी सुधार हो सकता था लेकिन अच्छा लिखा हुआ है। कृषि क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, ये गाँव में धीरे धीरे छोटे छोटे गाँव बनाने लगे थे, ये सब ठीक है। ये सब मृदभांड ये सब के बारे में ठीक ठाक लिखा गया। यहाँ पर भी मैप होना चाहिए था, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, मैप होना चाहिए था। और 1-2 स्थल का आप नवपाषाण काल के जो 1-2 स्थल है उनको दिखाना चाहिए था नवपाषाण काल का, यहाँ पर मैप होना चाहिए था। और देखिए एक ही पेज में इनका खत्म हो गया। अब एक पेज में ना खत्म हो तो नवपाषाण काल के बारे में और क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे। किसी के बारे में अगर ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रहता तो देखिए क्या करते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इनके सामाजिक जीवन के बारे में, पाषाण युग के लोगों के सामाजिक, आप कहेंगे सामाजिक जीवन के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए सामाजिक जीवन का मुख्य बात क्या होता है, सामाजिक जीवन मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी के सामाजिक जीवन के बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, उनका रहन सहन कैसा था, सामाजिक जीवन के बारे में उनका रहन सहन कैसा था, कौन कौन से लोग रहते थे, तो क्या लिखेंगे रहन सहन, उनका सामाजिक जीवन। जो उनके सामाजिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता, इसमें क्या लिखेंगे, उनके सामाजिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता, लेकिन वो समूह में रहते थे। कैसे रहते थे, समूह में, क्योंकि पाषाण काल के लोग समूह में रहते थे। पाषाण काल के लोग समूह में रहते थे। और ये नवपाषाण काल आते आते ये लोग अस्थाई निवास करने लगे थे। गुफाओं में भी कुछ लोग रहते थे, अस्थाई निवास भी करते थे। और उसके बाद ये लोग अपने मतलब जो भी और कार्य करते थे, जैसे शिकार करने वाला कार्य, कृषि करने वाला कार्य, इनके सामाजिक जीवन के बारे में लिख सकते हैं कि कृषि करने वाला, शिकार करने वाला कार्य जो करते थे वो सामाजिक जीवन में इनका आ जाएगा। ये और कौन कौन सी जगहों पर रहते थे, जैसे ये नदियों के किनारे रहते थे, ये भी लिख सकते हैं कि ये लोग नदियों के किनारे रहते थे, मतलब रहन सहन के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक जीवन के बारे में कि कौन राजा थे, तो राजा वाला कोई प्रमाण मिला है, इसमें लिखेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। और सामाजिक जीवन में ये भी लिख सकते हैं कि भीमबेटका से शैल चित्र मिले हुए, जिससे इनके समाज के बारे में भी और जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन में लिख सकते हैं, क्योंकि भीमबेटका से पत्थरों पर चित्र बनाया हुआ मिला हुआ है ना, तो ये सामाजिक जीवन में। राजनीतिक जीवन के प्रमाण नहीं मिल पाता, इसलिए राजनीतिक जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। आर्थिक जीवन मतलब इनका जीवन किस पर निर्भर था, तो लिखेंगे नवपाषाण काल के लोगों का आर्थिक जीवन शिकार, कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। और मुख्य रूप से ये लोग कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे, और कृषि करने के लिए नए नए हथियार बनाने लगे थे, नए नए जगहों पर रहते थे, और जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाते थे। और कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार किए, इसमें लिख सकते हैं आर्थिक जीवन में। धार्मिक जीवन का ज़्यादा कुछ प्रमाण नहीं मिल पाता है, तो इसमें लिखेंगे धार्मिक जीवन का कुछ प्रमाण नहीं मिल पाता। अब देखिए लिखने से क्या होगा,
ये एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चा को सभी तरह के नॉलेज है, इसमें सभी तरह के, इस पाषाण काल में सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के, आर्थिक जीवन के, सबके बारे में इसको नॉलेज है। जबकि आपने क्या लिखा है, सिर्फ अनुमान के आधार पर ये सब कुछ लिखा है, तो इससे थोड़ा सा आंसर बड़ा भी हो जाएगा। तो ये इतना ही था। अब जो भी बच्चे और भी बच्चे आंसर भेज रहे हैं तो उनका भी आंसर हम यहाँ पर चेक करेंगे और बताएंगे क्या क्या समस्या है। बाकी इनका आंसर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस मैप और रहेगा तो और भी अच्छा होगा। तो हमें लगता है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।